नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी। प्रणाम सर। नमस्कार। बहुत आशीर्वाद। हमारे ये एस्ट्रो पाठशाला का कल एक इवेंट है नक्षत्रा में, प्रगति मैदान में। तो उसमें जितेंद्र पाल साहब भी आ रहे हैं, जो करीब में है। मेरे ख्याल से मैंने देखा तो उन्होंने पेमेंट किया 600 रुपीज। तो कुछ लोग आएंगे जो लोकल हैं, क्योंकि उनको एस्ट्रो पाठशाला के सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज वगैरह दी जा रही हैं। तो ये प्रोग्राम 2 बजे से प्रगति मैदान में है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोगों ने इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रो पाठशाला की तरफ से आपके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और जो आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको ट्रॉफीज दी जाएंगी। तो कल उस वजह से हमारी क्लास यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग प्रगति मैदान में मैं उसका काफी हद तक मैं संचालक भी रहूंगा, वक्ता भी रहूंगा। तो हम लोग विल बी बैक क्लोज टू अबाउट 8 o'clock। क्योंकि हमें ये 2 बजे से मिला है, 2:30 से कार्यक्रम शुरू होगा, तो फिर 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर हमें रैप अप करवाना है, सब वो करना है। तो परसों हमारी फिर क्लास होगी। अच्छा देखिए, सबसे आज हम, क्योंकि अभी कोरम पूरा नहीं हो पाया, लोग इसको ब्रेस नहीं कर पाए हैं कि उपपद लगन में अभी तो हमने बहुत मामूली सा किया है। आज मैं आपको एक रिकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से उपपद के बारे में बताता हूँ। उपपद लगन बेसिकली हमारे मिररिंग ऑफ स्पाउस के लिए देखा जाता है। मिररिंग जब आप बात कर रहे हैं, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में न केवल उस व्यक्ति की फिजिक दिखती है, उसके व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ मिररिंग का मतलब होता है कि वो हर चीज को बताएगा जो उस व्यक्ति के अंदर निहित है। उसका बिहेवियर है, उसके संस्कार हैं, उसका नेचर है, उसका एटीट्यूड है रिलेशंस के प्रति, एजुकेशन के प्रति, करियर के प्रति, वेल्थ के प्रति, ये जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और संतान के प्रति, ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, क्योंकि ये बताता है उपपद लगना। उपपदा जो लगन है वो 12वें भाव का आरूढ़ होता है। तो उसमें उपपद लगन जो जब भी बनाया जाता है तो उसे नेटल चार्ट से ही बनाते हैं। मॉडर्न जो राइटर्स हैं ये कहते हैं कि उपपद लगन को अगर D1 की पोस्टिंग की जाती है तो उपपदा लगन एक मास्किंग के साथ में दिखाता है कि सोसाइटी आपको किस तरीके से देख रही है। और अगर उसी को नववांश की पोस्टिंग के साथ में बनाते हैं तो विद इन द 4 वॉल्स और इन ग्रांटेड सिचुएशंस में आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, स्पाउस के साथ कैसे इक्वेशन रहेंगे, इसकी कैलकुलेशन क्विकली कर लेते हैं। कि इसमें जो 12वें भाव का चूंकि ये लगन है, आरूढ़ है, तो 12वें भाव का स्वामी अपने भाव से जितने आगे गया हुआ है उतना ही आगे हमने उसको पोस्ट करना, उतना आगे चलना है। जो नई राशि या जो भाव आता है उसको उदित करना है, उसको ऊपर उठाना है। तो और उसमें D1 के पोस्टिंग ऑफ प्लैनेट साइन वाइज उसी तरह से बिना डिस्टर्ब किए हुए रखने हैं। अब इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। अगर भाव का स्वामी भाव से चतुर्थ हो या दसम हो, इन दैट केस वो हम भाव से चतुर्थ में का आरूढ़ बनाते हैं। और अगर भाव का स्वामी भाव पर बैठा है या भाव से 7th है तो दसम भाव से काउंटेड 10th हाउस से लग्न का आरूढ़ बनेगा, या उस भाव का आरूढ़ बनेगा, 12वें भाव का आरूढ़ बनेगा, जिसे उपापदा लगन कहा जाता है। उपापदा लगन जो है वो बड़ा स्टोर हाउस ऑफ ट्रेजर है। तो इसलिए इसमें हम कुछ क्लासेस स्पेंड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मिररिंग ऑफ द स्पाउस है, तो हमें उस लेवल पे भी समझना होगा कि हम स्पाउस के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी फिजिक के बारे में, उसकी सुंदरता असुंदरता के बारे में, उसकी एजुकेशन में एक्सेलेंस के बारे में या मॉडरेट एजुकेशन के बारे में, करियर में कैसी होगी, उन सब बातों को, वेल्थ में कैसी होगी, और उसका एटीट्यूड अपने कोलेटरल रिलेशन यानी कि ससुराल पक्ष के साथ उसका एटीट्यूड क्या होगा,
उन सब बातों को हम देखते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि उपपदा लगन से किस प्रकार से आप चीजों को देखते हैं। अभी आपका ये समझिए कि ये एमबीबीएस का कोर्स है, इनिशियल कोर्स है, तो आपको सभी चीजें वो बताई जाएंगी जो कि आपके प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में काम आने वाली है। तो अब इसमें पता लगाना क्या होता है, जो ट्राइनल हाउसेस में जो प्लैनेट्स होते हैं वो अगर बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं ट्राइनल हाउसेस में तो बड़ी एफर्टलेस और टाइमली मैरिज देते हैं। तो आपको इसके प्रथम, पंचम और नवम ये ट्राइन के हाउसेस हैं, इनको देखना होता है। अगर किसी के भी इन लग्नों में, इन भावों में, पहले, पांचवें, नवे में अगर आप देखते हैं कि नेचुरल बेनिफिक्स हैं, ये 4 नेचुरल बेनिफिक्स होते हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, अगर वो बैठे हुए हैं तो बड़ी एफर्टलेस मैरिज को देते हैं और टाइमली मैरिज को देते हैं। लेकिन आपको हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। कुछ जगह आपको नेचुरल मैलिफिक्स भी मिलेंगे और दिल बी ए मिक्स ऑफ नेचुरल बेनिफिक्स एंड नेचुरल मैलिफिक्स। तो जो नेचुरल मैलिफिक्स और बेनिफिक्स का जो मिक्स होता है, मिक्सचर होता है, ऐसी कंडीशन में वो मैरिज को डिले कर देता है और 28 से 32 साल के बीच में मैरिज को करता है। हाँ, इसमें ये देखने के लिए जो आपके नेचुरल मैलिफिक्स अगर ऐसे ट्राइन में बैठे हैं तो आपको D1 में और D9 में उनको स्टडी करना होता है। सपोजिंग D9 चार्ट के अंदर कोई भी प्लैनेट जो कि नेचुरल मैलिफिक है और उसके त्रिकोणों के भाव में बैठा है, लेकिन D9 चार्ट के अंदर वो किसी ट्राइनल लॉर्ड के साथ, त्रिकोणों के स्वामी के साथ कंजंक्ट है और केंद्र भाव में बैठा है, तो वो विवाह अच्छा देता है। अब अगर आप ज्योतिष इतना आसान सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, अगर वो किसी त्रिकोण के संबंध बनाते हुए, त्रिकोणपति के साथ संबंध बनाते हुए वो दुख भाव में बैठ जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि वो मैरिज को नहीं तोड़ेगा या वो मैरिज को सिर्फ डिले करेगा। लेकिन साथ में एक बात और है कि जिस भाव में बैठेगा, दुख भाव में, उस भाव के बहुत से जो नेगेटिविटीज है उनको कम करेगा। और लेकिन कुछ नेगेटिविटीज उन भावों की डिफॉल्ट में आ जाती हैं। जैसा छठा भाव है वो 3Ds का है, डेट्स का है, डिजीजेस का है, डिफिकल्टीज का है, पुलिस एक्शन का है, लिटिगेशन का है, या रोगों का है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें ऐसी स्थिति के अंदर, चूंकि एक त्रिकोणपति उसके साथ बैठा है जो कि एक मलहम लगाने वाला प्लैनेट है, लेकिन चूंकि वो बैठा है दुख भाव के अंदर, तो विवाह के बाद उसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसका शुरू होगा जिसमें लोन लेगा। इसी तरीके से कुछ स्ट्रेस की सिचुएशन होने से उसकी बीमारी, पति अथवा पत्नी में से एक जने को बीमार होने का योग बनेगा। इसी प्रकार से कोई भी वो एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसको प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज काफी फेस होंगी। इसी तरह से कोई झगड़ा फसाद होगा, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र का मैदान है छठा, तो इसका मतलब है कि उसका पुलिस केस या पुलिस एक्शन भी हो सकता है, लिटिगेशन जाने की उसको आवश्यकता हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, त्रिकोणपति के साथ में उसका संबंध होगा तो वो रिपेयरेबल सिचुएशंस को क्रिएट करेगा। मतलब ऐसी कोई घटना होगी तो बाद में वो रिपेयर्ड होगी, उसमें उसको कोई सजा याफ्ता नहीं होगा। इसी तरीके से लोन लेगा तो लोन को वो पे कर पाएगा। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ताश खेलते हैं, तो आप जानते हैं ताश के कुछ ऐसे पत्ते हैं जो आपको स्टंप देते हैं। जैसे कि उसमें एक ट्रम्प कार्ड है, उसमें उसी तरीके से इक्का, बादशाह और बेगम है, ये बड़े कार्ड्स माने जाते हैं, तो ये हेल्प करते हैं। जोकर है वो हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई त्रिकोणपति है तो त्रिकोणपति ट्रम्प कार्ड है कुंडली का। और खास तौर पर अगर त्रिकोणपति अगर केंद्र का भी स्वामी है, यानी कि राजयोगाकारी है या योगाकारी है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के लग्नों में मंगल योगाकारी है, तो ऐसे कोई अगर प्लैनेट अगर इस तरह से बैठेगा, और चाहे वो दुख भाव है 6, 8, 12 हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से कुछ ना कुछ आपको रिलीफ पॉइंट देता जाएगा। और रिलीफ जो है अगर 12th में होगा तो फॉरेन से आएगा रिलीफ। पता चला कि वो स्टार्टअप कंपनी को फॉरेन की फंडिंग आ गई। इसी प्रकार से अगर पंचम में होगा तो एक मैनेजमेंट का कोर्स आपको अच्छा जॉब दिला देगा। छठे में अगर वो पंचम का स्वामी होकर छठे में बैठा है तो हाई एंड कंपटीशन में निकाल देगा। इसी तरीके से अष्टम में होगा
तो सडन गेन एंड सडन लॉसेस का है, तो साथ में अष्टांग योग का भी है, और ईश्वर में इमर्शन का भी है। ईश्वर जो हम डूब जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस को दिखाएगा, वो आपके द्वारा किए गए कामों के बाद। अब इसमें जो उपपद लगन होता है, उसका जो सेकंड हाउस है और 11th हाउस है, उनमें जो बैठे हुए प्लैनेट्स होते हैं, वो भी व्यक्ति का जो है वो कराते हैं, विवाह कराते हैं। जो सेकेंड हाउस है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर सेकेंड हाउस में मेलेफिक्स बैठे होते हैं या पापी ग्रह बैठे होते हैं, इन ऐसी कंडीशंस में वो स्पाउस को रोगी दिखाते हैं, रुग्ण दिखाते हैं, और आर्ग्यूमेंटेटिव दिखाते हैं, या डिफरेंस इन ओपिनियन वाला दिखाते हैं। तो कई बार वो आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति में आएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, आपस में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होंगे। बट मच मोर देन दैट, सेकेंड हाउस चूंकि मारक भाव भी है, तो ये माना जाता है कि सेकेंड हाउस में बैठा हुआ कोई मेलेफिक होगा, और उस प्लेनेट का जो इम्पैक्ट होगा वो न केवल डिले की बात करेगा, तो साथ में वो डिस्टर्बेंसेस की भी बात करेगा। ज्यादा मेलेफिक्स जो होते हैं वो सबसे पहले हेल्थ को खत्म करते हैं। ये हमारी सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं ना, उसके हिसाब से ज्योतिष नहीं चलती। जैसे सोसाइटी में अगर किसी आदमी को सपोजिंग अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दे गवर्नमेंट, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो एक सोशल लाइफ में बहुत पॉपुलर है, अच्छी है, और वो दूसरों को हेल्प पहुंचा रही हैं या पहुंचा रहे हैं, तो क्या होगा, सोसाइटी के अंदर मान सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन करियर को चूंकि हमारे वहाँ पे सबसे टॉप लेवल्स पे रखा जाता है, तो अगर करियर में किसी का इस तरह का अगर कोई झटका आ जाता है, तो हम उसको वहां से नापने लगते हैं। लेकिन ज्योतिष ऐसे नहीं नापती। ज्योतिष में जो मेलेफिक प्लैनेट जो भी डैमेज करते हैं हमारे हेल्थ में, उसे ऋषियों ने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। उन्होंने पैसे कमाने को थर्ड प्रायोरिटी पे डाला है, उन्होंने ज्ञान को कमाने को सेकंड प्रायोरिटी पे डाला है। क्योंकि उनके हिसाब से जो ज्ञानी व्यक्ति है, उस ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा। वो जहां पे भी जाएगा, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में जाएगा। अभी आप देखिए, ट्रंप ने इतने लोगों को निकाला है, 18,000 इंडियंस को निकाल रहा है वो, इमिग्रेशन लॉस के फ्लाउट करने की वजह से। और अमृतसर में फ्लाइट्स आ रही हैं एक के बाद एक, मिलिट्री फ्लाइट्स। लेकिन एक बात है, ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं इसको कॉम्पनसेट करूंगा। मैं अगर कोई हाईली स्किल्ड वर्कर्स होंगे इंडिया के, जो कि इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनको मैं लूंगा, उनको मैं बुलाऊंगा। लेकिन अनस्किल्ड को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको मैं बाहर कर रहा हूँ। तो उसने प्लेकेट करने के लिए, मैं तो भारत की सरकार को खुश करने के लिए उसने ये बात बोल दी है। तो ये जो ज्ञान की जो बात है, ज्ञान को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कभी भी किसी भी समाज में चला जाता है, उसके ज्ञान की वजह से उसको बड़ा अच्छा एक इज्जत भी मिलती है, और लोग उसको उसका पेट भी भरते हैं। अब आई बात ये कि थर्ड लेवल पे वेल्थ को रखा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जैसे इसके 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, अगर वो त्रिकोण के स्वामी हैं या वो नेचुरल बेनिफिट्स हैं, तो अपनी दशाओं के अंतर्गत वो विवाह करा देते हैं। उनके लॉर्ड्स हों, सेकेंड के 11th के लॉर्ड्स हों, या उनके वहां पे बैठे हुए प्लैनेट्स हों, वो अपनी दशाओं के अंदर विवाह कराते हैं। इसी तरीके से त्रिकोणों में बैठे हुए जो प्लैनेट्स होते हैं, वो अपनी दशाओं में विवाह कराते हैं। तो ये अगर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ कोई मेलेफिक प्लैनेट है और वो उसको हम देखते हैं फिर D1 में, D9 में, और D9 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। D9 में अगर वो दुख भाव में बैठ जाए, उसके ऊपर और भी ज्यादा मेलिफिसेंस हो, यानी उसके ऊपर दृष्टि भी मेलिफिक्स की हो, और वो कंजंक्शन में भी मेलिफिक्स के हो, तो फिर क्या होगा कि वो न केवल पति को या पत्नी को रुग्ण रखेगा और उनको कंपाउंडेड डिजीजेस देगा, तो साथ में ही आपस में इरिटेशन का भाव भी चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स का, इरिटेशन का, सेपरेशन का। इसी तरीके से वो उनको सेपरेट कराने में सक्षम है। ये है।
अब जो उपपद लगन के जो दुख भाव होते हैं, उनका दुख भावों में 6-8-12 में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं और वो फंक्शनल मेलेफिक्स भी होते हैं और D9 के अंतर्गत और D1 में वो अच्छे नहीं बैठे होते हैं, क्योंकि उपपद लगन को हम एक रैलिंग पॉइंट लेते हैं और पीछे जाके D9 में उनकी स्थितियों को हम का अवलोकन करते हैं। क्योंकि मदर ऑफ ऑल चार्ट्स D1 है तो पहले D1 में देखेंगे, फिर आप D9 में देखेंगे। अगर वो प्लैनेट्स जो हैं अच्छे हैं, डिग्निफाइड हैं, यानी त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठे हैं या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में स्वयं बैठे हैं, इस तरह की स्थितियां हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर वो उतना नुकसान नहीं करेंगे दुख भाव के। लेकिन कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी में ओवरराइट नहीं होती है, क्योंकि दुख भाव जो है क्लस्टर्ड बाय मेलेफिक्स हैं, तो वो एक इंटरपर्सनल रिलेशंस को काफी डिस्टर्ब करेगा। मतलब आर्ग्यूमेंट्स में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बहुत सी बातों में लड़के का को स्टबर्न बना देगा या लड़की को स्टबर्न या बहुत ही टेनिशियस बना देगा कि वो ना माने। वो ये कहेगी कि तुम तो जिद्दी आदमी हो, तुम जिद करते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी लाइकेबल चीजें नहीं है, इस तरह की बातें, मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बातें जिनसे कि डिस्टर्ब होगा। अब इसका जो 4th हाउस होता है उपपद लगन का, वो 4th हाउस चूंकि डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस का है, इसमें के शुभ ग्रह बैठते हैं। अब चंद्रमा जो है ब्लिसफुल मैरिड लाइफ का प्लैनेट है, चंद्रमा जो इमोशनल प्लैनेट भी है और पर्सनल मैग्नेटिज्म का भी है, एक दूसरे के प्रति जो रुझान हमारा होता है उसका भी प्लैनेट है। अगर चंद्रमा जैसे प्लैनेट अगर बली होकर वहां बैठा है, गुरु से दृष्ट है, दसम में गुरु बैठा है, तो उसका मतलब ये ब्लिसफुल मैरिज को दिखाता है। अब अगर 4th हाउस में अगर मेलेफिक्स बैठ जाए, और फंक्शनल मेलेफिक्स भी हैं, बाधीश हैं, मार्केश हैं, कुंडली के आरूढ़ लगन के, उसके उपापदा लगन के, तो इन स्थितियों के अंतर्गत अगर वो D1 D9 में सुधरते नहीं है, तो उसका मतलब ये कंपाउंडेड प्रॉब्लम है, ये डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। और इस डिस्टर्बेंस के अलावा ये कभी कई बार डिस्टर्बेंसेस सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवोर्स में, लिटिगेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने 4th हाउस को भी डीपली स्टडी करना है। अब मैच मेकिंग जब बात आती है, तो अब आप ये उपपदा लगन को लेकर मैच मेकिंग करेंगे। इस बातें हम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो और मैच मेकिंग का टॉपिक आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा और एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू सी दी उपापदा लगन लग्न आरूढ़ while मैचिंग दी चार्ट्स। अब इसके अलावा जो है इसमें आप ये समझिए कि विवाह चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, शुक्र जो है विवाह का प्राइमरी कारक है, क्योंकि शुक्र ही हमारी पोलैरिटीज के प्रति, दो जेंडर्स के प्रति जो आपस में एक अट्रैक्शन होता है उसका ग्रह है। और आप जानते हैं कि मंगल है, मंगल जो है एक फीमेल हॉरोस्कोप के अंदर पति का प्रोफाइल, फिजिक, पर्सनालिटी, उसकी उसका अचीवमेंट्स लाइफ के अंदर, चाहे वो एसेट्स के रूप में हो या सरकारी नौकरियों के रूप में हो, उसको कितनी इज्जत मिल रही है, उसका अपना वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है, इन सब बातों को मंगल फीमेल चार्ट में दिखाता है। इसी तरीके से जो गुरु है वो चूंकि सुहाग का प्लैनेट है फीमेल चार्ट के अंदर, यानी लॉन्जिविटी ऑफ मैरिटल लाइफ का प्लैनेट है, तो गुरु की स्थिति, इसकी स्थिति, शुक्र की स्थिति और मंगल की स्थिति अगर इटर्नल भाव में अगर बैठेंगे, ट्राइन के हाउसेस में अगर बैठेंगे उपपदा लगन में, तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ट्राइन को एस्पेक्टिंग भी हो तो भी अच्छे माने जाते हैं। ट्राइन में स्वयं विराजमान है तो समझिए कि बड़ा अच्छी मैरिटल ब्लिस को दिखाते हैं। और इसमें चंद्रमा को भी लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मानसो जायते, मन का कारक है। तो कभी कभी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बड़ा ऑब्सेशन हो कि मुझे तो बहुत फेयर कलर्ड, बहुत सुंदर लड़की से शादी करनी है, या मुझे एक डॉक्टर से ही शादी करनी थी, मैंने गलती की, तुम इंजीनियर हो, तुम तो गलती है। तो ये मन का चूंकि विषय हो जाता है और चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाता है इसमें। और दूसरा, चंद्रमा चूंकि कॉपुलेशन का प्लैनेट है, बहन वाइफ रिलेशंस का भी प्लैनेट है, तो उसकी स्थिति को भी देखा जाता है। तो ये जो 3 प्लैनेट्स, प्राइमरली जो 3 प्लैनेट्स है, चंद्रमा बाद में हम बात करेंगे, गुरु है, शुक्र है और मंगल है, इनका ट्रांस में होना कुंडली के लिए सबसे अच्छी बात है उपपदा लगन की कुंडली में। और अगर ट्राइन पे नहीं बैठे हैं वो,
केंद्र भाव में बैठे हैं तो भी अच्छे हैं। अब अगर थर्ड ऑर्डर पे या वो उसके लगन के स्वामी के साथ बैठे हुए उपदा लगन के, उपदा लगन पे ही बैठे हों। अब एक स्थिति और भी होती है जिनमें कि ये ट्राइन के भावों को देख रहे होते हैं। जैसे 11th हाउस में होंगे तो ट्राइन के भाव को देखेंगे, पंचम को। अगर वो थर्ड में होंगे तो पंचम को देखेंगे। थर्ड हमारा काम त्रिकोण है, वहां पे बैठ के भी पंचम नवम भाव को देख रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और वो भी वैवाहिक जीवन को अच्छा चलाने के लिए होती है। एक चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है कि तीसरा जो ट्राइन है वो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में बैठने के लिए को देखने के लिए गुरु, शुक्र अथवा मंगल को, मंगल के केस में तो वो 10th में बैठ के भी देख सकता है, लेकिन बाकी दोनों प्लैनेट जो है 7th हाउस में बैठेंगे तब ये देखेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया पिछली क्लास के अंदर, जिसे हम रिकैप कर रहे हैं राइट नाउ, कि अगर वो सप्तम भाव में जो बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव प्लैनेट्स माने जाते हैं, यानी विवाह को डिले करने वाले। अब इसमें भी नियम ये कहता है कि जो भी प्लैनेट वहां बैठा है अगर वो स्वग्रही है और शुभ ग्रह है तो विवाह को डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिले नहीं करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। अब अगर कोई नेचुरल मैलिफिक है लेकिन वहां बैठा हुआ है तो वो विवाह को डिले कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, प्रोवाइडेड वो D1 चार्ट के अंदर अच्छा ना बैठा हो, D9 चार्ट के अंदर वो दुख भाव में बैठा हो, मैलिफिक प्लैनेट्स के बीच में हो, हेम्ड हो, मतलब सैंडविच पाई मैलिफिक प्लैनेट्स हो, मैलिफिक प्लैनेट से न केवल कंजंक्शन में हो, उनसे एस्पेक्टेड भी। अगर वो इस तरह की स्थिति में है तो वो डेफिनेटली विवाह को बहुत बुरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। अब इसमें यह होता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग प्लैनेट नहीं है और आपको D1 और D9 में अच्छा दिख रहा है, फिर भी चूंकि मैं हर बार कहता हूं कि ज्योतिष के अंदर कोई भी चीज ओवरराइट नहीं होती है। जो एक पॉइंट है तो वो पॉइंट चाहे D1 और D9 में स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, किंतु ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो प्लैनेट अच्छा है D1 और D9 में, लेकिन वो प्लैनेट की जो अपनी फितरत है उसका स्प्रे होगा 7th हाउस पे, तो वो किसी न किसी तरह से मैरिज को डिले कर देगा। वो डिले कर देगा, वो चॉइस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वाइल चूजिंग ए पार्टनर इफ्स एंड बट्स बहुत आ जाएंगे, उसमें एक आदत बन जाएगी कि गो डीपर फाइंड आउट फ्रॉम दी ऑफिस, फाइंड आउट फ्रॉम दी नेबर्स, एंड मतलब एक तरह से वो उसको विषय को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हुए उसमें डिलेड मैरिज को दिखाएगा। ये अब इसके बाद आज का हम टॉपिक ले रहे हैं, तो ये आपका रिकैप मैंने आपको दिया है, उनके लिए ये ज्यादा लागू हो जाता है जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। अब ये मैरिज एस्ट्रोलॉजी, जितेंद्र साहब कल आप आ रहे हैं क्या यहाँ पे प्रगति मैदान में? आप आएंगे क्या? सर कल मॉर्निंग में तो फ्लाइट है सर, लेकिन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है अभी। कल थर्सडे है। हाँ हाँ सर, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मतलब कल की मैंने फ्लाइट देखा था तो है। आपने 600 रुपीज जमा किए हैं। हाँ जमा किया है सर, लेकिन थोड़ा वाइफ की तबीयत गड़बड़ है तो कहीं डिले मतलब मिस ना करना पड़े। अच्छा, ओके। तो और अंशुमन तिवारी जी, आप में से सुबह ही किसी और कोई और आ रहे हैं क्या? आप में से कोई भी और आ रहे हैं क्या मंदिर? सर मन तो था लेकिन इतनी दूरी है ना। हाँ, नहीं, अगर आपने 600 रुपीज दिए हैं तो आपकी ट्रॉफी बनी है और सर्टिफिकेट बना है, फिर तो एट एनी टाइम दैट यू पास थ्रू दिल्ली तो आप इनके संस्थान से आप वो कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जितेंद्र पाल साहब ने 600 रुपीज दिए हैं, और अगर वो नहीं भी आएंगे तो उनकी ट्रॉफी और उनका सर्टिफिकेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट को बाई कोरियर भी भेज सकते हैं और आप पर्सनली आके आपको दे सकते हैं। पर्सनली सर आप जैसे जब जाते हैं ले सकते सर हैं। मान लीजिए नहीं पहुंच पाया कल, मतलब अभी तो 99% चांसेस है निकल ही जाऊंगा। मान लीजिए नहीं पहुंच पाया तो सर किसी को भेज करके मिल सकता है सर? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो अपने नहीं, पास ही रखेंगे, और वो ठीक है ठीक आपसे जब आप संस्थान में उनके आएंगे तब वो ठीक है ठीक। आपको देते हुए फोटो खिंचवाएंगे। ओके ओके सर ठीक है ये, और वो ठीक है। फोटो अच्छा सर, तो बकायदा मैं आने का सर। फोटो प्रिंट होके वो फिर उनकी
एक वॉल ऑफ फेम करके बनाएंगे तो उसमें वो चिपकी होगी। ठीक ठीक है सर, ठीक। सर जी देखता हूँ। सर। सर हाँ। ये कुंडली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा सही रहेगा? अभी तो अस्ट्रो पारा पूरा देख लिया। पाराशर लाइट 9। पाराशर। पाराशर लाइट 9। ओके। ये सर ये मेरा 25,000 एक का। क्वेश्चन है। ये पेड सॉफ्टवेयर है सर? क्या है? पेड वाला सॉफ्टवेयर है या वैसा? ये पेड वाला सॉफ्टवेयर है, ये 25,000 का होता है, जो मेरे पास भी है। और इसमें बड़ी एक्यूरेट कैलकुलेशंस हैं, और इसके आप प्रिंट आउट लीगली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका नाम इसमें बॉटम में दिया होता है। दूसरा ये है कि इनका एक सपोर्ट सिस्टम है, अगर इसको चलने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डोंगल मिलता है, तो इनका जो बैकएंड ऑपरेशन से वो ठीक कर देते हैं। ओके। ये 25,000 1 ईयर की फीस है सर? नहीं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ, डॉक्टर शांता। सर एक क्वेश्चन है। D1 के चार्ट में D1 के चार्ट में 7th हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन D9 में सूर्य का बैठना उतना नेगेटिव नहीं कहा जा रहा है। क्या ये उपपदा लगन में भी वो सही है? हाँ, ये सही है उसका। देखिए, उपपदा लगन में 7th हाउस की जब बात आती है, प्लैनेट को ऑब्स्ट्रक्टिंग क्यों माना जाता है, और खासतौर पे वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है अपने ही सिग्निफिकेशन से, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगोसेंट्रिसिटी का प्लैनेट है और डोमिनेशन का प्लैनेट है, राजसी विचारधाराओं का प्लैनेट है। तो वो वहां सप्तम भाव में बैठकर वो आपको इस तरह का बना देगा कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या वो डिवॉल्व कर सकता है पति पे। पति जो है बहुत कंट्रोल फ्रीक हो जाएंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग प्लैनेट है। तो उसमें डिपेंड करता है कि अगर उसका जो स्वामी है, सप्तम का स्वामी है, वो सप्तम का स्वामी अच्छा बैठा है, अगर उसी में बैठा हो तो सर अपने उसमें हाँ, तो अच्छा हो गया। तो पति कंट्रोलिंग होगा ना? इसमें ये देखा जाता है कि D1 चार्ट में, D9 चार्ट में सूर्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य अगर सपोज लड़के की हॉरोस्कोप का लग्नेश है, तो लड़का डोमिनेट करेगा। अगर वो लड़की की हॉरोस्कोप का अगर वो लग्नेश है, तो वो लड़की डोमिनेट करेगी। दूसरा क्या होता है कि अगर जो बैठा हुआ जो प्लेनेट है ना, वो आउटसाइड से आया हुआ है, अगर उसका जो स्वामी है, वो स्वामी उस लड़की को बता रहा है, उस पात्र को बता रहा है जिसका उपपदा लगन बना हुआ है। अगर वो अच्छा बैठा है, जैसे उच्च का होके वो बैठ जाए आपके उसमें 11th हाउस में। अब क्या है कि जैसे अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध लगन पे बैठे हैं और एस्पेक्ट दे रहे हैं 7th हाउस को, लेकिन ये पूरा जो बिहेवियर है इसका, चूंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो गुरु है, उच्च का होके उनका आय भाव में, लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब लाभ भाव में चूंकि वो बैठा हुआ, तो ये अमिताभ बच्चन को बता रहा है, और वो गुरु जो है समझदारी का, एक विजडम का, नॉलेज का प्लैनेट है। तो वो समझदारी से वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि, लेकिन जो एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स हैं ये जया के बिहेवियर को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जबकि यही सूर्य उपदा के लगन पे बैठने से अमिताभ की शोहरत को तो दिखा रहा है, उनकी कैपेबिलिटीज को दिखा रहा है, उनकी आयु को दिखा रहा है, उनका एक स्ट्रिक्ट उसूलों को दिखा रहा है, पंक्चुअलिटी को दिखा रहा है। लेकिन जो जया के ऊपर जो पढ़ रहे हैं, उनके वो 4 प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स, उनके पॉलिटिक्स में जाने को भी दिखा रहे हैं, वो उनके एक अथॉरिटेरियन होने को भी दिखा रहे हैं, गुस्सैल होने को भी दिखा रहे हैं। तो वो पति को भी किसी न किसी बात में झाड़ने वाली आदत की होंगी। अच्छा, चलिए, अब आप मैरिज एस्ट्रोलॉजी के 9th क्लास है, ये भी उपपदा लगन पे ही है। इसमें एक एग्जाम्पल चार्ट से आपको लिया गया है। उपपदा लगन जो है वो इसके बारे में क्योंकि हम रिकैप कर चुके हैं, तो अब मैं हॉरोस्कोप खोलूंगा। हाँ, वैसा ये बोलिए।
आपने जो बताया अभी, जो कन्या लग्न जो अमिताभ बच्चन का आरूढ़ लग्न है, उसमें उपापदा लग्न। उपपद लग्न, उसमें चार चार ग्रह बैठे हैं, जो सूर्य, मंगल और हम्म। बुध। अ, तो चारों का इफेक्ट तो जो कन्या लग्न के हिसाब से अमिताभ बच्चन पर भी रहेगा ना, उसका नेचर भी बताएगा। उसमें उनका ये फर्क होगा कि अमिताभ बच्चन पे जो ये 4 लगन का असर होगा, ये अगर आप D1 और D9 चार्ट को देखें इनके, तो ये उनकी कला से संबंधित चीजों में होगा, और उनके अपने डिसिप्लिन में होगा, एक्सरसाइज में होगा, उनके उनकी कीर्ति में होगा, शोहरत में होगा, क्योंकि वो प्लेनेट वहां बैठा है। लेकिन जब एस्पेक्ट वो दे रहा है तो मेलिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट मेलिफिक होगा। जैसे सन एंड मार्स हैं, वो मेलिफिक्स माने जाते हैं, उनका एस्पेक्ट होता है। सन का अगर एस्पेक्ट है तो सन जो है डोमिनियरिंग प्लैनेट है, गवर्निंग प्लैनेट है, राजाओं का जैसा प्लैनेट है। तो वो उनकी पत्नी को जो है उस तरह की आदतें देगा। मंगल जो है वो अपने अंडर में करके किसी को काम कराने वाला प्लैनेट है। मंगल इसीलिए पुलिस का कारक है, क्योंकि वो चोरों को अपने हवालात में डालते हैं, फिर वो उनके अंडर में होते हैं तो उनको मारते पीटते वो सब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जयबाजी को इस तरह का मिलेगा कि वो मारे पीटे, लेकिन हाँ उनको गुस्से का होगा। लेकिन सुना तो मैंने जयबाजी ने रेखा को थप्पड़ मारा था। ये 12th लॉर्ड सूर्य है जो फर्स्ट में है, आप बोलते हैं जो हम्म। शोहरत अच्छी मिलेगी वो भी। अगर वो ट्राइन का लॉर्ड होके बैठा होता तो ज्यादा अच्छा होता। हम्म। 12th की वजह बजाय ट्राइन का होता, या अच्छे भाव का, तो केंद्र भाव का, तो उसको हम्म। ज्यादा शोहरत मिलती, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा है किसी भी भाव का स्वामी अगर लगन पे आ जाता है तो जो ज्योतिष का नियम ये कहता है, लगन भाव कुंभ नहाने की तरह से है, वो सारे पापों को वो समाप्त कर देता है। जो लगन का भाव होता है वो ट्रम्प भाव माना जाता है। उस भाव में जो भी प्लेनेट आता है वो आपको, आपकी जो ख्याति है उसको इंटरनेशनल लेके जाएगा, शुभ हो जाते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंटरनेशनल लेके जाएगा। इसीलिए उन्होंने फ्रांस में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खरीदा है, लंदन में उन्होंने इन्वेस्ट किया है 5 स्टार होटल्स में। ये इंटरनेशनल के लिए बराबर। हम्म। ओके, थैंक अच्छा देखिए ये जो हॉरोस्कोप है, ये पहली हॉरोस्कोप जिसको मैंने वाइट किया हुआ है, ये हॉरोस्कोप अभी हम पढ़ रहे हैं। इस नेटिव की शादी 29 नवंबर 1989 में हुई थी। तो ये इसमें मैंने यहाँ पे ये है। अब देखिए इसमें आप प्रथम का, अगर इसमें अगर आप देखें तो ये फर्स्ट का जो आरूढ़ है और 12वें का आरूढ़ है, ये दोनों ही मिथुन से बनते हैं। तो मैंने दोनों नहीं बनाए, एक ही बनाया, लेकिन मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि उपापदा लगन इसमें मिथुन से बनता है और लग्न आरूढ़ भी मिथुन राशि से ही बनता है। तो आप सर देखिए एक उपपदा नंबर भी यही पे। मिथुन से क्यों बनेगा? क्योंकि ये तो 10th हाउस है, 12th हाउस से 10th हाउस पड़ गया जुपिटर। 6 नंबर से बनना चाहिए। 4 से एक बनना मिनट, चाहिए। उपपदा तो 12th हाउस, 12th कन्या नहीं नहीं लग्न। नहीं 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 स्पाइसेस नहीं नहीं, जुपिटर है। मैडम आपने नियम नहीं समझा। अगर भाव का स्वामी अपने से चौथे बैठा है या 10वें बैठा है तो लेकिन भाव 10 से में चौथे बैठा से है बनेगा, तो भाव से चौथे से बनेगा। तो भाव के चौथे से बना। अच्छा अच्छा, तो हम्म। 3rd हाउस। हाँ, ये आई मीन मिथुन हो गया, मिथुन हो गया। हाँ, अगर भाव में बैठा है या भाव से 7वें बैठा है तब भाव से 10वें में जाएगा। अगर अच्छा, भाव का स्वामी भाव से चौथे बैठा है अथवा भाव से 10वें बैठा है तो भाव से चौथे से बनेगा। और उसमें बैठा है तो 10 में जाएगा। अगर 1 and भाव पे 7 बैठा है या भाव 10। के 7th में बैठा है तब 10वें में जाएगा। ओके, थैंक यू। ये जो भाव का जो स्वामी है वो अपने से 10वें गया है, तो इसलिए ये चौथे भाव से, चौथे भाव से बनेगा, तो इसलिए मिथुन से बनेगा, मिथुन लग्न से। और आप आरूढ़ दीजिए, देखिए लग्न का जो स्वामी है अपने से दूसरे गया है, उतना ही आपने आगे काउंट करना है। तो दूसरे से तीसरा, मतलब 1 2 1 2,
तो मिथुन से बना। तो हम्म आप देखिए लग्न आरूढ़ और उपापदा लगन दोनों एक ही लगन मिथुन लगन से बन रहे हैं, जिसमें लगन का जो स्वामी है वो वर्गोत्तम है। ये इसमें भी आप देख रहे हैं कि मिथुन में है, और नवांश में भी देख रहे हैं मिथुन में है, तो ये वर्गोत्तम है। तो वर्गोत्तम एक ग्रह है, स्वग्रही होके लगन पे बैठा है, तो एक अच्छी बात हो गई इस उपपदा के लिए। और उपपदा लगन जो है वो काफी पावरफुल हो गया, क्योंकि लग्न आरूढ़ और उपपदा लगन एक ही है। अब जो शादी हुई है वो शादी इनकी हुई है शनि में सूर्य। मैं आपका शादी का मैं निकालता हूं ताकि आप लोगों को याद करने की जरूरत ना रहे। शनि में सूर्य, सूर्य में शुक्र। शुक्र में बुध में बुध। ये ये 29 नवंबर 1989 को मैरिज हुई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस समय जो दशा थी वो शनि में सूर्य, उसमें शुक्र, उसमें बुध में बुध। तो अब आपको इन सभी ग्रहों को आपको देखना होगा। जब आप इसका उपपदा लगन देखेंगे तो सबसे पहले आपने महादशा के लॉर्ड सैटर्न को देखना है। ये महादशा का लॉर्ड जो सैटर्न है, ये 9th हाउस ट्राइनल हाउस का, मैंने आपको बताया था बैठा हुआ ग्रह या वहां का स्वामी, और ये बैठा है सप्तम भाव में। 9th हाउस का लॉर्ड होके सप्तम में बैठा हुआ है, तो उसका मतलब ये क्वालिफाई करता है या इसमें शादी कराने के लिए। अब इसमें ये कहा जाता है कि शनि जो है, शनि चूंकि इसमें अष्टमेश भी है, तो आपको इस शनि को D1 में और D9 में स्टडी करना होगा, ये देखने के लिए क्या शनि इतना कैपेबल है, क्या ये शनि अच्छा है, डिग्निफाइड है। तो आप देखिए इसमें लगन चार्ट के अंदर में शनि नवम भाव में बैठे हैं, और उनके जो डिस्पोजिटर हैं यानी राशि के नाथ हैं वो स्वग्रही गुरु हैं। तो उसका मतलब ये शनि मांगलिक कार्य और भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो D1 चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आप आइए नवमांश में। नवमांश में शनि पंचमेश है, त्रिकोणेश है। दूसरा वो नवमांश पति के साथ में उनका राशि परिवर्तन है। नवमांश पति इसमें तुला लगन की का नवमांश है। नवमांश पति शुक्र हैं, शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, और किसके साथ बैठे हैं? नवमांशा के सप्तमेश मंगल के साथ। नवमांशा के सप्तम भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, जो नवमांशपति हैं। नवमांशपति का उसके सप्तम भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठना शुभ है। और इसमें जो शनि है उनका शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन है, तो यानी शनि जो है वो त्रिकोणेश हैं यानी पंचमेश हैं, और वो नवमांशपति के साथ में संबंध बना रहे हैं। सर ठीक है, तो सर ये D9 के अंदर ये फिर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि डिग्निफाइड बैठे हुए, शनि भी डिग्निफाइड है, शुक्र भी डिग्निफाइड है। अब इसके बाद हमें देखना होता है शनि का जो नक्षत्र है वो क्या है। शनि का जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ है। अब आप नक्षत्र पे आ जाइए D1 में, इनका नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ यानी शुक्र का। तो शुक्र इसमें केंद्र भाव में बैठे हैं पंचमेश के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ। अभी मैंने आपको नियम बताया था कि अगर कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण पति के साथ में बैठेगा और केंद्र में बैठेगा तो भी वो शुभ माना जाएगा, और ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं। दूसरा इनका जो है चंद्रमा के साथ में राशि परिवर्तन है, यानी कहने का मतलब है चंद्रमा चंद्रमा जो चतुर्थेश है वो सप्तम पे बैठे हैं, सप्तमेश है सूर्य, शुक्र ये चतुर्थ में बैठे हैं। दूसरा शुक्र की अपनी हैसियत क्या है, वो द्वितीय और सप्तम के मालिक हैं, यानी कुटुंब भाव के और विवाह भाव के। तो उसका मतलब ये पूरी तरह से क्वालिफाई कर रहे हैं शनि और शनि के नक्षत्र इस विवाह के लिए। शनि के नक्षत्र यहाँ उपपदा में है, और लग्न अरुण में आप देखें तो पंचम और द्वितीय भाव के बीच में राशि परिवर्तन है। मतलब पंचमेश जो है वो शुक्र हैं जो कि त्रिकोणेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, और जो द्वितीयेश हैं चंद्रमा वो पंचम भाव में बैठे हैं।
और इस प्रकार से द्वितीय हाउस में बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया द्वितीय और सेवंथ में बैठे हुए प्लैनेट्स भी विवाह कराते हैं अपनी दशा में। तो उसके बाद शुक्र जो है, इसमें शनि आपका क्वालिफाई करता है विवाह कराने के लिए अपने नक्षत्र के साथ। अब जो सूर्य है वो अंतर दशा का लॉर्ड है, तो हमें सूर्य को देखना होगा। सूर्य यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी विवाह के भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये इसमें तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो काम त्रिकोण के मालिक भी हैं। अब इसमें जो अंतरदशा के लॉर्ड हैं वो सेकेंड हाउस में हैं, मैरिज के कारक शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जो कि सेकेंड एंड सप्तम के D1 के विवाह भाव के स्वामी हैं और नवमांशपति हैं, और त्रिकोण में बैठे हैं शुक्र। तो इसका मतलब है कि सूर्य अपनी स्थिति अच्छी है, और इसमें शुक्र इसमें कंबस नहीं है, ना ही रेट्रोगेट है। इसके बाद जो आप ये देखेंगे इस उपदा लगन में अगर आप देखें तो उसमें चंद्रमा का और शुक्र का राशि परिवर्तन है। वो इसका मतलब वो भी पंचम भाव और द्वितीय भाव से संबंधित है, जो कि अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो पंचमेश के साथ में बैठे हुए सूर्य हैं। अब इसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि ये मैरिज को फैसिलिटेट करने वाली काला अंतरदशा का लॉर्ड है। सूर्य का जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है पुख्य नक्षत्र। पुख्य मतलब हो गया शनि का नक्षत्र हो गया। तो शनि जो है वो सप्तम भाव में उपदा के बैठे हैं और 9th त्रिकोण के स्वामी हैं। दूसरा वो नवमांशा चार्ट के अंदर में पंचमेश हैं, और उनका वो योगाकारी हैं, चतुर्थेश पंचमेश हैं, और वो नवमांशपति के साथ में संबंध बना रहे हैं। यहाँ पे वो एक मांगलिक कार्यों के भाव में ही बैठे हुए हैं, और लाभ के भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही अंतरदशा और महादशा इसको क्वालिफाई कर रही है। अब प्रत्यंतर दशा इसमें लॉर्ड वीनस की आती है। तो वीनस जो है वो 5th लॉर्ड है उपदा का, और द्वितीय भाव में बैठा है, इसलिए क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि राशि परिवर्तन बनाए हुए हैं। और फिर इसमें आप ये देखेंगे D1 में जाके आप देखें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, सप्तमेश और द्वितीयेश हैं शुक्र, तो विवाह कराने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। इसके बाद आप नवमांश में देखेंगे तो नवमांशपति हैं, शनि के साथ में एक त्रिकोणेश के साथ में संबंध बना रहे हैं, तो वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उसका मतलब यह है कि वो करेंगे, विवाह कराने में सक्षम है। इवन प्रत्यंतर दशा लॉर्ड को हम डिलीवरी बॉय भी बोलते हैं, तो डिलीवर करने में वो सक्षम है। और एक और बात है कि यहाँ पे जो शुक्र हैं नवमांश के अंदर, वो D9 चार्ट के सप्तमेश मंगल के साथ में संबंध बना रहे हैं त्रिकोण में, जो कि अच्छा संबंध है। अब इसके बाद आप आइए, सूक्ष्म दशा का लॉर्ड जो है वो बुध है, जो कि उपदा लगन का और लग्न आरूढ़ का लग्नेश है, मिथुन। उसका वो स्वामी है, वर्गोत्तम है, स्वराशिस्थ है, लगन पे बैठा है। ठीक है जी। इसी ये D9 के अंदर वो नवम भाग्य भाव और नवम भाव जो कि मांगलिक कार्यों का भाव है, उसमें वो बैठा हुआ है। यहाँ पे D1 चार्ट के अंदर बुध जो है वो काम त्रिकोण में बैठे हैं, स्वग्रही और वर्गोत्तम होके। काम त्रिकोण होते हैं तृतीय, सप्तम और एकादश। अब इनका नक्षत्र का स्वामी आप देखेंगे बुध का, क्योंकि प्राण में भी है, सूक्ष्म में भी है, अंतर में। इनका स्वामी है बुध का पुनर्वसु, यानी गुरु है। तो गुरु आप देखिए स्वग्रही होके नवम भाव में बैठे हैं D1 चार्ट में, और अपने ग्रह को नक्षत्र का स्वामी देख रहा है, म्यूचुअल एस्पेक्ट में। अब यहाँ पे गुरु आप देखें तो इनका नक्षत्र का स्वामी गुरु जो है वो सप्तम भाव पे ही बैठा हुआ है। और ये सप्तम भाव पे D9 में ये नियम नहीं चलता, ये उपदा में चलता है। सप्तम बैठा हुआ प्लैनेट ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि गुरु को हम ऑब्स्ट्रक्टिव इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि स्वग्रही है। गुरु जो है, गुरु की स्थिति यहाँ पे भी अच्छी है। गुरु एक मांगलिक कार्यों में बैठे हुए प्लैनेट का नक्षत्र का लॉर्ड है, और वो बैठा हुआ है। इवन जो सूर्य जो अंतरदशा के हैं वो द्वितीय भाव के बैठे हुए हैं,
ये भी एक अच्छी बात है। और वो लाभेश होकर वो कुटुंब भाव में बैठे। अब इसमें यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सूर्य और शुक्र के साथ में बैठे हुए, जो कि सप्तमेश है, और ये पंचमेश है, सप्तम पंचम का एक संबंध बन रहा है। अब अगर आप इस पे आते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये अगर ऑब्स्ट्रक्शन में अगर वो फंक्शनल मैलिफिक, ये नेचुरल मैलिफिक है, लेकिन फंक्शनल मैलिफिक नहीं प्रूव हो रहा। यहाँ पे तो योगाकारी हो गया, ये शनि यहाँ पे योगाकारी हो गया, तो फंक्शनल मैलिफिक नहीं रहा। D1 में जरूर बाधिश है, तो उसका उतने का असर वो दे रहा है। तो इस व्यक्ति की जो मैरिज के समय एज है वो 29 ईयर्स है, उसने एज को बढ़ाया है, लेकिन अदरवाइज मैरिज को डिस्टर्ब नहीं किया है। हाँ श्रीवास्तव, तो आप बोलिए। आप नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। नवम जुपिटर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। functional malefic. Can you hear me now? Yeah, now I can hear you better. Hello? हाँ, In Navamsha, Jupiter becomes functional malefic okay, in Navamsha right. and is placed with Ketu. Hmm. And it is aspected by Rahu from Lagna. This will have a negative impact of delay or not having interest towards marriage kind of thing, right? ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसमें जुपिटर का What will be the impact of this when we are मैं आपको predicting? बता रहा हूँ। देखिए, फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट का आना, फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट अगर वो नेचुरल मैलिफिक है और फंक्शनल मैलिफिक है, तो फंक्शनल मैलिफिक का केतु के साथ बैठना धर्म को बढ़ाता है, धार्मिक कार्यों को बढ़ाता है। इसका देखिए, जब भी कभी जुपिटर केतु की हम बात करेंगे तो राहु का तो बट नेचुरल एस्पेक्ट होगा। दूसरा, वो एक तरह से गुरु की जो अपनी एक विधा होती है कि वो ब्राह्मण का काम करता है, पूजा पाठ का काम करता है, धर्मों का काम करता है हर समय। यहाँ पे वो धर्मों का काम उतना नहीं करेगा, तो उतना होम हवन वो सब बड़ा लिमिटेड रूप में ही करवाएगा, पूजा पाठ लिमिटेड रूप में ही करवाएगा, लेकिन एज सच। और दूसरा, वो जो है संतान प्राप्ति में वो मेल संतान नहीं देगा, ये है। और लेकिन चूंकि जुपिटर अपने आप में एक बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं और अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं, चूंकि इनके डिस्पोजिटर मंगल हैं और वो त्रिकोण में बैठ गए हैं, तो इनका काफी हद तक इनकी नेगेटिविटी कम हो गई है। Yes. देखिए, आपको कोई भी ना 100% 0 से 10 के स्केल की कोई मैरिज आपको नहीं मिलने वाली। ये मैरिज को मैं असेस करता हूँ 0 से 7 के स्केल पे है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई संसार के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनकी 0 से 10 में 10 पे बैठी होगी मैरिज, ऐसा नहीं होता। महात्माओं की भी नहीं होती। मतलब जिन महात्माओं की भी शादियां हुई हैं, उनको 0 से 10 के स्केल में 10 पे नहीं गए हैं वो। जैसे हमारे गुरुदेव जग्गी जी हैं, जो कोयम्बटूर में जो हैं, जगत गुरु जग्गी जी, जो दाढ़ी वाले हैं, उनकी सदगुरु जग्गी जी, उनकी अब पत्नी की तो डेथ हो गई है। उनकी पत्नी भी खुद भी सिखाती थी योगा वगैरह, योग निद्रा वगैरह, लेकिन मैंने सुना कि अब वो रही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उनकी भी आप ये नहीं कह सकते कि उनके 0 से 10 के स्केल में 10 पे ही आती है। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन प्राप्त करना। हाँ, 0 से 10 के स्केल में 10 पे वो मैरिजेस आ जाती हैं जो कि जिसमें कि ट्राइनल हाउसेस के अंदर में शुभ ग्रह ही बैठे होते हैं, मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स ही अगर बैठे होते हैं। अब इस कुंडली के अंदर में क्यों 0 से 10 के स्केल में 7 और 8 पे आ रही है? क्योंकि एक सौम्य ग्रह बुध किसी मेलिफिक्स के साथ नहीं है, तो बुध एक सौम्य ग्रह है। शुक्र यहाँ पे कम्बस्ट नहीं है, इसकी दूरी अच्छी है सूर्य से। सूर्य जो है D1 के पंचमेश त्रिकोणेश हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं ये। और सूर्य की अपनी राशि जो है यहाँ काम त्रिकोण की है, और सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि शुक्र चंद्रमा के साथ में राशि परिवर्तन बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी होके सेकंड के स्वामी के साथ उनका संबंध है। और गुरु जो है स्वग्रही होके बैठे हुए हैं।
और तीन नंबर में जो बुध बैठे हैं उनके वो नक्षत्र के स्वामी है। तो अगर आप ऐसा देखें तो ये एक्सेप्टिंग फॉर दी सैटर्न्स प्लेसमेंट इन द 7th हाउस, इसको अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा है। हाँ जी अंशुमन साहब, और कुछ पूछना है आपको? Saturn will not delay marriage in this case because it is placed in 7th डिले in Upada मैरिज की Lagna. है और डिफरेंस इन मैरिज दिया है, 6 years का डिफरेंस है, और डिले ये दिया है 29 वर्ष के बाद में मैरिज कराई है। Thank you, Guruji. Thank you. बहुत छोटी है सर, है? जो वाइफ उम्र में छोटी है, सामने बुध है, इसकी वजह से। हाँ, वाइफ जो है वो उम्र में छोटी हैं और वो 6 साल छोटी हैं। और जो आपने बताया कि ये जो जुपिटर रेट्रो है, तो शायद वो उसका जो 3rd और 12th का लॉर्ड है, लेकिन वो फल अच्छा देगा। रेट्रोगेट है अपनी तो। अपनी राशि को भी देख रहा है गुरु, आप देखें यहाँ पे 9th एस्पेक्ट से वो अपनी ही राशि को पे दृष्टि रखा है। गुरु की जो दृष्टि है वो दृष्टि उसकी लाभ भाव की है, लगन भाव की है, और इसी तरीके से 9th हाउस को भी देख रहा है। जी, तो मैंने मतलब देखा। 3rd अच्छा, हाउस को देख रहा है, 9 नंबर मैंने की देखा राशि। है सर कि रेट्रो होता है तो वो उसका जो 3rd और 12th का उसकी बजाय अच्छा फल देता है। अच्छा, हाँ, ऐसा आपका क्या मंतव्य है? वो आप क्या बोलते हैं कि रेट्रो होने से उसका जो खराब फल नहीं मिलेगा? हाँ, वो जितने भी दुख भाव है के स्वामी है, या 3rd 6 8 12 के स्वामी होते हैं, अगर रेट्रोगेट होते हैं, या उपचय भाव के स्वामी, उपचय भाव जो है वो 3 6 8 3 6 10 11 है, उनके स्वामी का रेट्रोगेट हो जाते हैं तो थोड़ा वर्कोहलिज्म देते हैं, वर्कोहलिक बना देते हैं, लेकिन वो खराब रिजल्ट नहीं देते। ये और उसकी दशा महादशा में अच्छा फल देते हैं, दशांतर। और अच्छा, ये जो आरूढ़ में सर 5th हाउस का मून कोई रोल नहीं उसका रोल नहीं है शादी के लिए। मून का ट्राइन। मून का सच कोई रोल इसलिए नहीं है कि मून किसी भी ग्रह के नक्षत्र का स्वामी नहीं है, नंबर 1, क्योंकि जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं वही विवाह में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन मून का एक रोल है, शुक्र के साथ उसका राशि परिवर्तन होने से उसका कंजंक्शन है, वो सेकंड का लॉर्ड है तो पंचम में बैठा है, तो मून का ये रोल है, दशा में रोल नहीं है। दशा में इसलिए रोल नहीं है कि कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो कि चंद्रमा के नक्षत्र से हो। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब दूसरी हॉरोस्कोप में मैं थोड़ा सा सर एक सवाल था, बोले तो। हाँ, हम्म, सर ये मैं पूछ रहा था कि ये जो बदल लग्न है और लग्न है दोनों जेमिनाई से हुए, और दोनों हम्म, पाप करतरी है लग्न से। एक क्या तरफ कौन से सन आपकी है। आवाज कट रही है? सॉरी, फिर से बोल दीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आ रही है। सर मैं बोल रहा था कि जो उपपदा लग्न है और आरूढ़ लग्न है दोनों एक ही है जेमिनाई से, और हाँ, इसमें दो पाप कर्तरी लग्न बन गया है, एक तरफ सन है एक तरफ मार्स है। और अगर नववांशा में देखें तो जो लग्न है वो अर्ध पापकर्तरी है, प्लस उसमें सैटर्न और राहु का भी समावेश है लग्न पे, तो हम्म, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट जो, देखिए, ये सूर्य जो है ना डोमिनियरिंग प्लैनेट माने जाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है वो मंगल से आती है। मंगल अगर इसमें द्वितीय में होता, मंगल अगर द्वितीय में होता, सूर्य अगर पीछे होता, तो उतना ये डोमिनेटिंग नहीं होता, लेकिन मंगल की का गुस्सा उससे निकलता। सेकेंड हाउस में चूंकि स्पीच का भी हाउस है, तो मंगल जो है वो स्पीच में गुस्सा बहुत दिखाता। अब सूर्य क्या है, यहाँ पे सेलिब्रेसी का भी प्लेनेट है, सूर्य उसूलों का प्लेनेट है, राजाओं की तरह का प्लेनेट है, और राजसी खर्चों का प्लेनेट है। उसके पाप कर्तरी हो जाने की वजह से सूर्य की एक डोमिनेंस दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब घर के अंदर जितने भी डिसीजंस होंगे उन डिसीजंस में काफी ज्यादा खर्चा करने की प्रवृत्ति होगी ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी को लेकर। अब मंगल जो प्लैनेट है जो पूरी तरह से डोमिनेट करता है बाई
रेजिंग द पिच ऑफ हिज वॉइस। आप किसी भी पुलिस की मूवीज को देखें या पुलिस थाने में बैठ के आप होके आए तो आप देखेंगे पुलिस वाले चीखते चिल्लाकर दूसरे आदमी को डराते हैं। अब ये चूंकि जो पाप कर्तरी का तो इफेक्ट दे रहा है मंगल, लेकिन मंगल चूंकि 12th से दे रहा है तो 12th वाला कम इम्पैक्टिंग माना जाता है, सेकंड वाला ज्यादा इम्पैक्टिंग होता है। जो सेकंड हाउस जो है वो समझ लीजिए इसका इंजन है, ये इसकी पूंछ है, तो इसलिए इतना इम्पैक्टिंग नहीं होता। तो ये जरूर है कि मंगल एक उसूलों वाला प्लेनेट है और वो कोशिश ये करता है कि किसी को डोमिनेट करे अपनी स्पीच के द्वारा, लेकिन स्पीच वाली में डोमिनेंस का उतना दिखेगा नहीं। लेकिन हाँ डोमिनेटिंग नेचर होगा, इगोटेस्टिकल नेचर होगा, क्योंकि सूर्य आगे बैठा हुआ है, राजसिक नेचर होगा स्पाउस का। तो जैसे मैं जानता हूँ इनकी जो स्पाउस हैं उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत जरूर है, लेकिन उनका नेचर काफी सौम्य है। सर मार्स एंड राहु की दृष्टि जो 7th हाउस पे है पद लगन में, तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा मैरिज के समय के लिए दशा में? हाँ, मंगल और राहु की जो दृष्टि है ना वो एक नेगेटिव दृष्टि होती है, तो उसका असर जो दिखाई पड़ा था वो इसमें पत्नी की हॉरोस्कोप से भी ज्यादा क्लियरली आता है। जो बैंक्वेट हॉल किया गया था तो वहां पे जो पुलिस के और कुछ अधिकारी और वो IAS अधिकारी, उन्होंने उसको बैंक्वेट हॉल वाले को काफी डरा दिया था कि भाई आपने इसको आप कैंसिल कर दो, इस बुकिंग को हमें हमारे परिवार के लोगों को बुकिंग दे दो। तो वो बुकिंग दे दी और उनको रिफंड कर दिया गया। अब शादी में 2 दिन रह गए थे तो उसको शादी की डेट को पोस्टपोन करने की बात आ गई, लेकिन इस बीच में लड़के वालों की तरफ से इन्फ्लुएंस लग के एक अच्छा बैंक्वेट हॉल जो है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था वो दे दिया गया। हाँ उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लड़की वालों का खर्च हुआ, लेकिन वो एक ऐसी निगेटिव घटना हुई जिसमें कि मंगल जैसे पुलिस वालों को, गवर्नमेंट के अथॉरिटी वालों को, इन सबको दिखाता है, डिप्टी कमिश्नर वगैरह को दिखाता है। उन लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें मैरिज किसकी होने वाली है, पार्टी कौन है। उन्होंने बस वो चूंकि होटलियर को उन्होंने थोड़ा सा टेरराइज कर दिया और ये कहा कि भाई इसको कैंसिल करके हमारे उनको आप दे दो, तो दादागिरी उन्होंने दिखाई, उससे वो कैंसिलेशन रिफंड पूरा हो गया था और टाइमली हो गया था। लेकिन 2 दिन लिम्बो में रहा। लिम्बो में ये रहा कि क्या विवाह की डेट को बढ़ाते हैं। विवाह की डेट को बढ़ाने का मतलब ये होता था कि उन दिनों को डिजिटल कार्ड नहीं होते थे, उन दिनों कार्ड होते थे फिजिकली देके आने होते थे। तो 200 लोगों को फिजिकली कार्ड देना, फिर उनको सबको फोन करना, उनको सबको बताना, लोगों को बाहर से आना था। तो उन सब बातों को देखते हुए काफी एक अगर आपका बैंक्वेट हॉल ही अगर आपका कैंसिल हो जाता है और आपको नया ढूंढना पड़ता है तो आप बहुत बुरी हालत में आ जाते हैं। तो फिर वो क्या किया गया कि वो उसी बैंक्वेट हॉल के सामने उनको असेंबल करके फिर दूसरे बैंक्वेट हॉल के लिए बसेस करनी पड़ी। तो ये मार्स का पुलिस वालों से कनेक्शन, इसलिए दृष्टि का असर ये आ गया, इसलिए दृष्टि का असर है। और राहु जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने लगा। वो कंफ्यूजन यही हो गया कि राहु ने फिर ये हुआ कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक बड़ा बैंक्वेट हॉल था, उसका 1/4 पोर्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वो इनफैक्ट एक बून इन डिस्गाइज वाली मामला ये निकला कि जो नया बैंक्वेट हॉल मिला इनको, उसकी जो उसका जो उसका जो ओपन एरिया था वो बहुत बड़ा था। ओपन एरिया बड़ा हो जाने की वजह से और 29 नवंबर को इतनी कोई ठंड नहीं थी, लेकिन बड़ा एरिया होने की वजह से क्या हुआ कि वो सब लगा दिए गए, हीटर्स लगा दिए गए, लोगों को इमिडिएटली वहां पे सारा काम कर दिया गया। वो सब है तो लोग जो है बड़ी आसानी से बुके ला के अपनी चेयर एंड टेबल पे बैठ के उन्होंने खाना खाया। तो दे वर ऑल प्लेसफुल ऑफ इट। और जहां वो सजावट करने वाले ने क्या किया, जो उनका 1/4 का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके आगे उसने कपड़े और फ्लावर्स वगैरह से उसको ढक दिया ताकि वो बुरा ना लगे। बहरहाल कहने का मतलब है वो चीज घूम फिर के अच्छी हो गई। अच्छा,
सर उसमें या तो 40,000 रुपये खर्चा हुआ बसेस में और उसको हायर करने में। या तो सर या तो डिले कर देता मैलेफिक प्लैनेट्स का। हाँ, नहीं डिले करता तो और ज्यादा नुकसान होता। लोग तो बाहर से आ रहे थे, लोग तो बाहर से आ रहे थे, उनका आना फिर उनको होटल में ठहराना पड़ता। डिले वो और इसलिए नहीं हुआ ना सर, स्थान परिवर्तन है ना दोनों का, हाँ, मार्स और इसलिए उसका। मार्स और किसका? मार्स और सैटर्न का नवमांश में, लगन में। उप उपपद में 7th में जुपिटर भी है ना सर। मार्स और वीनस का बोलो आप, मार्स और वीनस का। नवमांश में सैटर्न के साथ में से का राहु है। वीनस और सैटर्न का राशि परिवर्तन है, वीनस और सैटर्न का राशि परिवर्तन है। और जो वीनस बैठे हैं वो सप्तमेश मंगल के साथ बैठे। इस वजह से क्या हुआ कि मंगल के त्रिकोण भाव में, पंचम त्रिकोण में आ जाने की वजह से ये सब मंगल कुछ जो यहाँ पे आखिरकार ठीक ठाक होगा कर दिया उन्होंने, मतलब लॉर्ड हनुमान ने सभी कुछ ठीक कर दिया। लेकिन लड़के के घर वालों को कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन लड़की के घर वालों को कुछ वहां पे वॉल्वो बसेस चलानी पड़ी, तो उसका खर्चा हुआ। और इसके अलावा एक नई जगह पे तुरंत सारा अरेंजमेंट करना पड़ा। एरीज तो के उनके गुण आ गए ना सर, सारे एरीज राशि के लीडरशिप को वो लेके सब पूरा ठीक कर दिया। हाँ, तो वहाँ 16-16 घंटे 17-17 घंटे काम करके उसको पूरा बढ़िया बनाया गया। कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शंस में बड़े बड़े पर्दे लगा दिए गए, पंडाल लगा दिए गए। तो एरीज फुल यूज होगी सर, एरीज वाले ऐसे ही करते हैं, सब काम अपने हाथ में लेके सब खत्म कर देते हैं। सही बात। सर आरूढ़ का जो है वो भी इसी तरह से देखेंगे जैसे उपपद के लिए हम D1 और D9 देखते हैं, ऐसे आरूढ़ जब अभी तो हाँ, सेम है लेकिन वैसे ही उसके लिए भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि सुनील जी का कल फंक्शन है। अभी हमारी एक जूम कॉल होने वाली है 9 बजे से, तो ये मैं आपको नोट्स भी और वो भेज दूंगा। इसमें जो फीमेल है, फीमेल की भी शादी 29 नवंबर 1989 को हुई है, तो उनकी कुंडली इसमें है और वो मैं ऑलरेडी उसमें डाल चुका नोट्स में। और उनकी भी दशाओं को मैंने दिखा दिया है, उनको इंटरप्रेट अपनी तरह से किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको, मेरे इंटरप्रिटेशन को ना पढ़ें, आप पहले एक पेपर और पेन लेके या ग्रुप में आप इंटरप्रिटेशन खुद करें। क्योंकि क्या होता है ना कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मेरे पढ़ने से, मेरे लिखे होने से। ये आपको बहुत बढ़िया एक लर्निंग की समझ मिलेगी आपको कि ये उपपदा है और ये उपपदा कर्क राशि से बन रहा है। ये देखिए कर्क राशि में 12वें का पदा है और प्रथम पदा जो लग्न आरूढ़ है वो सिंह राशि से है। तो उसमें मैंने दोनों ही डाले हुए हैं, इधर सिंह राशि का डाला है, इधर मैंने उपपदा। तो आपको जब नोट्स मिलेंगे ना, तो नोट्स में आप मेरे लिखे को मत पढ़िए, आप अपना पहले आप उसके पॉइंट्स बनाइए, उसके बाद आप मेरा पढ़ें, तो आप बहुत अच्छा इसको समझ पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी जी देखिए, जस्ट टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, व्हाट इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लोगों को ना पार्किंसन नहीं होता अगर जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं। पार्किंसंस का करीब करीब आप ये लगा लीजिए 33 मिलियन लोग जो है पार्किंसन से सफर करते हैं, जो 60 साल से को क्रॉस कर जाते हैं। और जो पजल्स होती है ना यहाँ पे जो आती हैं कि भाई 63 के बीच में आप 36 ढूंढिए, जब आपका ब्रेन काम करेगा तो आपको पार्किंसन कभी नहीं होगा। और पार्किंसन को हटाने का एक तरीका ये होता है कि आप तोते की तरह से रटने के बदले, या आपको गुरुजी ने जो लिखा उसी को पढ़ लिया, तो आपका दिमाग फिर दूसरी तरफ को काम नहीं करता। बट वी वांट यू टू अप्लाई योर माइंड। व्हेन यू अप्लाई योर माइंड, तो आपके माइंड की एक एक्सरसाइज होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि जो ये है, मेरे नोट्स अभी मैंने अपना वाला समझा दिया है, तो पहले आप मेरे वाले से शुरू कीजिएगा कि क्या आप कोई पॉइंट उसमें
ढूंढ पाए जिसे आप लिख पाएंगे ग्रुप में, नंबर 1। अगर आपने 1-2 भी अगर ढूंढ लिए तो उसका मतलब आपका ब्रेन बहुत फर्टाइल है। इसी तरीके से ये जो जातक की पत्नी का जो टाइम ऑफ बर्थ और सब कुछ इसमें डाला हुआ है आपके, उसमें आप उसमें अपने तरफ से आप 10 पॉइंट बनाइए कि ये दशाएं किस तरह से जस्टिफाई हो रही हैं। इसके बाद जब हम चलेंगे कि किस तरीके से हम बिहेवियर को नापते हैं, अभी उपपद वाला क्यों 4-5 क्लासेस चलती हैं, क्योंकि मैंने आपको जो लिखा है वो सब मैंने आपको प्रूव करना है। मैंने आपको इसमें लिख के दिया है कि इसमें इससे मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पाउस, मुझे आपको प्रूव करना है कि किस तरीके से मिरर रिफ्लेक्शन है। कैसे आप एक कुंडली के उपपद लगन से पहचान पाते हैं कि आपको एक रुगड़ मिलने वाली है या आपको एक बहुत एक्सरसाइजिंग एंड मतलब इंडस्ट्रियस एंटरप्राइजिंग इनिशिएटिव वाले स्पाउस मिलने वाले। इसी प्रकार से आप उसको आगे लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। कुछ समय के बाद में आप फिर मेरा लिखा हुआ पढ़ लीजिए, तो आई एम श्योर इस वजह से क्या होगा कि आप कुछ नए पॉइंट्स निकाल पाएंगे। इसे आप ग्रुप में डिस्कस करें, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड टू रीड दैट। अगर कहीं पे आप लोग कल को, फिर क्या है कि ग्रुप में लिखने से क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में जो हमारी फ्राइडे होगी तो मैं उस बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पूरा ज्योतिष कॉमन सेंस पे आधारित है, पूरा ज्योतिष लॉजिक पे आधारित है। नियम अगर लॉजिकली अगर अप्लाई होंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और जहां आप लॉजिक से भटकेंगे वहां मैं आपको करेक्ट करूंगा। इजाजत चाहूंगा। 9 बजे से हमारी एक जूम कॉल है, कल का फंक्शन काफी बड़ा रखा है, तो उसके लिए हम करनी है। यहाँ तो आपने सर जो हो गया है वही बताते हैं, लेकिन हम जो हमारे जो जानने पहचानने में कोई ऐसा एग्जाम्पल है वो भी हम अंदर डिस्कस करें तो भी अच्छा है ना, कि जो आगे किसका कब होने वाला है शादी। नहीं जगदीश मेहता साहब, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्या है इसमें। क्या होता है कि अगर आप किसी रोड पर, अगर आप अनजानी रोड पे विदाउट ए डायरेक्शन अगर आप चलते हैं, आप उस रोड को कभी याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सपोज कोई मार्केट प्लेस आपके वहां पे है, वहां जाते हैं, उस रोड पे आप 4 बार जाएंगे, रोड को पहचान जाएंगे। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स बनते हैं, उनको भी डेड बॉडीज पहले दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि जिंदा आदमी पे तुम शुरू हो जाओ। उनको मालूम होता है कि इसको, ये जो डेड बॉडी जो आई है, ये डेड बॉडी, ये इसमें बुलेट वुंड्स हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी ऐसे घटना को इवेलुएट कर रहे होते हैं जिस घटना के बारे में हमें मालूम होता है, और आप उसे मल्टीपल टाइम कर रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है क्या नियम लगते हैं। फिर आप किसी भी नियम पे, अगर आप इस स्थिति में हैं कि बिना डेड बॉडीज पे किए अब आप सर्जन बन गए हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर तो आपको सैल्यूट मारने की जरूरत होगी। नहीं। लेकिन अगर आप इस स्थिति में नहीं है, आप बाकी लोगों को समझिए, एक्सेप्टिंग यू रेस्ट ऑफ द पीपल। नहीं मेरी भी बात नहीं है, लेकिन आपके रूल्स अप्लाई डाल करके देंगे और वो होगा ही नहीं। सर, आपके रूल्स अप्लाई करके हम कुछ अपना मंतव्य रजू करें और अपना वो आप अपना मंतव्य वो करेंगे ना, तो उसका एंड प्रोडक्ट हमें नहीं मालूम ना। बात समझिए। हाँ, एंड प्रोडक्ट नहीं मालूम एंड प्रोडक्ट के लिए हमें 3 साल रुकना पड़ेगा जब उसकी मैरिज होगी। तो उसका कौन जिम्मेदार है? मतलब कहने का मतलब है, एक आदमी की अभी मैरिज नहीं भी है और आपने उसमें एक प्रेडिक्शन कर दिया कि भाई मैरिज 2026 में हो जाएगी। अब ये क्लास 2026 में कोई आपको हेलो भी नहीं करेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बराबर है, आपकी बात सही है। थैंक यू। चलिए, ऑल थैंक यू भैया। कभी कभार उसमें जरा ग्रुप में कुछ तो लिखा कीजिए, चाहे whether you write nasty or nice thing, नहीं, अच्छा ही होता है। बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत जानना मिलता है। तो नास्टी क्यों लिखे सर? कभी तो नास्टी कहाँ है? कुछ लिखने की आदत डालिए। नहीं मतलब बहुत से लोग जो ना आलस दिखाते हैं, इसलिए कहता हूँ। अच्छा, आज जो है, आज हमारी क्लास चली है 1 hour 47 minutes, होगा to 2 hours। और ये 5 मिनट, अब मैं जूम कॉल पे चले जाऊंगा 5 मिनट के बाद सुनील जी के साथ।